नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है रहस्यमयी मंगनी। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कहानी आप पूरी ज़रूर पढ़िएगा और कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर से भी बताइएगा। दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और कहानी आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार फिर से घटित हुई इस घटना ने महेंद्र जी और उसकी पत्नी पूनम को फिर से गहरी चिंता के अथाह समुद्र में धकेल दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। विचारों के रेले समुद्र की लहरों की तरह आ जा रहे थे। किसी भी बात पर उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। होता भी कैसे? आखिर वो एक 30 साल के अविवाहित जवान बेटे के माता पिता थे। हर संभव कोशिश के बावजूद भी उनके बेटे पंकज का विवाह नहीं हो पा रहा था। हर एक जतन करके देख लिया था। मंदिर में डोरे बांधे, सोमवार का व्रत रखवाया, पूजा हवन सब किया। पूनम ने भी अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए बहुत से सुनहरे ख्वाब बुने रखे थे और महेंद्र जी भी जल्दी से जल्दी अपने पोते का मुंह देखना चाहते थे। परंतु पोते का मुंह देखना तो दूर की बात थी, यहाँ तो पंकज के विवाह की बातें बड़े जोर शोर से चलती पर मंगनी के दिन तक पहुँचते ही खत्म हो जाती। यूं तो पंकज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पंकज 30 साल का एक खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था। उसकी पढ़ाई लिखाई शहर के नामी गिरामी स्कूल और कॉलेज में हुई थी। महेंद्र जी भी गांव के जाने माने बड़े जमींदार थे। फैला हुआ अंबर सा कारोबार था और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। महेंद्र जी के पिता अमर सिंह जी ने बहुत पैसा कमाया, परंतु महेंद्र जी को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि पढ़ लिख कर कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे दूर ना हो जाए। और अनपढ़ होने की कसक महेंद्र जी को हमेशा फांस की तरह चुभती रहती थी। इसलिए पंकज के जन्म के समय ही उन्होंने पूनम से कहा था कि हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस अधूरेपन के साथ मैं जिया उसके साथ ही मेरे बेटे को भी जीना पड़े। पूनम भी यही चाहती थी, क्योंकि वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी महिला थी। पूनम की शिक्षा और खूबसूरती महेंद्र जी के मन को इस कदर भा गई कि वो पूनम के प्रेम में पड़ गए और घर वालों के विरोध के बावजूद भी वो पूनम से विवाह के फैसले पर अड़िग रहे और आखिरकार उनके आगे घर वालों को झुकना पड़ा। जबकि महेंद्र जी के पिता पढ़ी लिखी बहू लाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। आज के दौर में जमींदारियां तो लगभग खत्म सी हो गई थी, क्योंकि महेंद्र जी गरीबों का खून चूसने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन बाप दादाओं का कमाया पैसा इतना था कि 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थी। कहते हैं ना, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। यही हाल महेंद्र और पूनम का भी था। आज उनका बेटा उनके सामने बेड पर अचेत पड़ा था और वो दोनों बेबस थे। चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पंकज को इस हालत में देखना महेंद्र जी और पूनम के लिए जिंदा मक्खी निगलने जैसा था, जिसमें वो चाहकर भी कुछ कर ही नहीं सकते थे। और ये पहली बार थोड़े ही था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए और ये हो क्या रहा है। पंकज जब पढ़ने लायक हुआ, मुश्किल से 4 साल का रहा होगा, तब उसकी शिक्षा अपने ही गांव में हुई। गांव ज़्यादा विकसित नहीं था या शहर जैसी सुविधाओं का पूर्णतः अभाव था। स्कूल के नाम पर केवल एक प्राथमिक स्कूल था, इसलिए प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने के इच्छुकों को मजबूरी में शहर का रुख करना पड़ता ही था। आज भी महेंद्र जी और पूनम के सामने वो दिन किसी चलचित्र की भांति चल पड़ा था, जिस दिन पंकज को गांव के स्कूल की शिक्षा पूरी करके शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए रवाना होना था। पंकज, मेरे राजा बेटा, देख मम्मा ने क्या बनाया है तेरे मनपसंद आलू के पराठे, और देख साथ में मलाई वाला दही भी है। आजा बाबू, मम्मा के हाथ से खा ले। पूनम पंकज के पीछे पीछे भागकर उसकी मनुहार कर रही थी, परंतु पंकज का मुंह था कि गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। पूनम जितना लाड जताती वो उतने ही नखरे दिखाता। नहीं मम्मा, मैं अब आपके हाथ से नहीं खाऊंगा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तो मैं अपने हाथ से और अपने ही मन से खाऊंगा। पंकज ने उनको रिझाने के लिए भोला सा मुंह बनाकर कहा, ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। तू तो मेरा लाल है और हमेशा मेरे लिए बच्चा ही रहेगा।
अपने 12 वर्ष के बच्चे के मुंह से बड़े होने की बात सुनकर उसका कलेजा मुंह में आ गया और उसकी आंखें नम हो गई। पंकज को अपने से दूर शहर भेजने की बात से ही उसका दिल जोरों से रो रहा था, परंतु बच्चे का भविष्य सोचकर उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया था। मेरा बेटा, तू कोई हमसे दूर थोड़े ही जा रहा है। अरे शहर तो यही पास में ही है। गाड़ी में बैठे और फुर से तेरे पास, जब तू चाहे तब आ जाएंगे। पंकज को बहलाते हुए पूनम उसके मुंह में आलू के पराठे का कोर डालने में कामयाब हो चुकी थी। पंकज बच्चा ही तो था। अपना मनपसंद नाश्ता मुंह को लगते ही वो उसे मजे लेकर खाने लगा और साथ ही साथ दही के भी मजे ले रहा था। पंकज, माँ बेटे की इस प्यार भरी मनुहार और तकरार में अचानक से आई महेंद्र जी की भारी भरकम आवाज ने खलल पैदा कर दी। महेंद्र जी की आवाज सुनते ही पंकज खाना छोड़कर उनसे जाकर लिपट गया। क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? मम्मी ने फिर परेशान किया क्या? महेंद्र जी ने पंकज को गाल से पकड़कर प्यार से खींचते हुए कहा। देखो ना पापा, मम्मा समझ ही नहीं रही है कि मुझे आप दोनों से दूर नहीं जाना। पंकज ने अपनी नाराजगी जताई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, और ये सिर्फ मम्मी की ही नहीं, मेरी भी इच्छा है कि तुम शहर जाकर अच्छे से स्कूल में पढ़ो। महेंद्र ने पंकज को प्यार से समझाया। पंकज और महेंद्र का रिश्ता बाप बेटे का कम, दोस्त का ज्यादा था। पंकज महेंद्र की बात एकदम से मान लेता, परंतु आज तो महेंद्र जी की बात भी उसे नागवार लग रही थी। पापा, मजबूर होकर पंकज रो दिया। ना मेरे बच्चे, रोते नहीं। बड़े होकर तू खुद समझ जाएगा कि हमने तेरे लिए कितना सही फैसला लिया है। अब की बार पूनम ने पंकज को अपनी बाहों में भर लिया। अपने इकलौते बेटे से दूर होना उसके लिए भी उतना आसान नहीं था। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, हमें 2 घंटे में निकलना है। महेंद्र जी भी अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कमरे में चले गए। वो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। 2 घंटे बाद स्कूल के लिए कार से वो तीनों निकल लिए। कार सीधा स्कूल की पार्किंग में रुकी। पंकज रुआसा सा हो गया था। स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद महेंद्र जी ने प्रिंसिपल से पूछा, सर, क्या हम वो रूम देख सकते हैं जहां पंकज को रहना है? वाई नॉट, चलिए। ये क्या, यह 3 बेड क्यों हैं? इस कमरे में और भी बच्चे हैं क्या? पंकज और पूनम ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, ये सब तो हमारे स्कूल की विवरणिक पुस्तिका में साफ साफ लिखा है कि एक कमरे में 3 विद्यार्थी रहेंगे। आपने पढ़ा नहीं क्या? प्रिंसिपल ने शुद्ध हिंदी में पूछा। महेंद्र और पूनम छकपका गए, क्योंकि पंकज को और खुद को समझाने में वो इतने व्यस्त हो गए थे कि इस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो लापरवाह थे। स्कूल ही इतना अच्छा था कि ज़्यादा इंक्वायरी की आवश्यकता ही नहीं थी। वो 3 बच्चों के एक कमरे में रहने से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि पंकज को शांति में रहना पसंद था। पर उनकी ये परेशानी ज़्यादा देर तक ना टिक सकी, क्योंकि अचानक से पंकज चिल्लाया, दीपक, जीतू, तुम दोनों यहाँ? अपने रूममेट्स को देखकर पंकज खुशी से चिल्ला रहा था। महेंद्र जी और पूनम ने उधर नजर घुमाई तो देखा कि पंकज के हम उम्र 2 लड़के कमरे में प्रवेश कर रहे थे। दोनों के हाथ में फुटबॉल था, शायद बाहर खेल कर आ रहे थे। महेंद्र जी का ध्यान आया कि वो दोनों बच्चे तो वही हैं जो गर्मी की छुट्टियों में पंकज के साथ खेलते थे। उन्हीं के गांव में अपने रिश्तेदारी में रहने आए थे शायद। तभी से पंकज की दोस्ती उनसे हो गई थी। आज उन्हें वहां देखकर जहां पंकज की खुशी का ठिकाना ना था, वहीं महेंद्र जी और पूनम इस इत्तेफाक को देखकर हैरत में थे और साथ ही खुश भी थे कि अब पंकज का दिल जरूर लग जाएगा। ये दोनों ही पंकज के साथ इस रूम में रहेंगे। प्रिंसिपल सर ने ऐसे बोले जैसे कोई सस्पेंस खोल रहे हों। तीनों बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गोला बनाकर अपने सरों को मिलाकर कूद रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि आगे चलकर इनकी ये दोस्ती और भी प्रगाढ़ होने वाली है। समय के गर्भ में क्या छिपा था, ये तो कोई नहीं जानता था। पंकज कितना घबरा रहा था स्कूल में एडमिशन से और यहाँ आकर हॉस्टल में अकेले रहने से। उसके डर ने तो हमें भी डरा रखा था, महेंद्र जी ने कहा। पर अब तो शुक्र है भगवान का कि उन दोनों बच्चों के मिलने से लग रहा है कि अब उनका मन आसानी से लग जाएगा। लौटते वक्त गाड़ी में महेंद्र जी ने पूनम से कहा,
ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने मन को समझा रही हो। पर महेंद्र तो जैसे अपने ही ख्यालों में गुम थे। उन्होंने पूनम की बात सुनकर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रत्युत्तर देना तो दूर की बात थी, उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था, किसी तरह का कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पूनम की बात को सुना ही ना हो। महेंद्र जी का ये हाल देखकर पूनम को खींच तो बहुत हुई आई, पर ड्राइवर के कारण वो अपने गुस्से को दबा गई और अपने गुस्से पर काबू पाते हुए थोड़ा संयत होकर फिर महेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है जमींदार साहब, आप आज अपने बेटे के ख्यालों में ही खोए रहेंगे या फिर कुछ हमारी भी सुनेंगे। पूनम को जब महेंद्र पर बहुत गुस्सा आता था या फिर बहुत ज़्यादा प्यार आता था तो वो इस उनसे इसी अदा से जमींदार साहब कहकर बुलाती थी। बस कहने का अंदाज थोड़ा अलग हो जाता था। उस समय पूनम की आवाज़ इतनी कड़क थी कि कोई भी गहरी नींद से भी बाहर आ जाता। महेंद्र जी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। पूनम के कहने से वो इतना तो समझ गए थे कि वो उनसे खफा है और फिर उसकी बात अनसुनी कर उसने कोई प्यार वाला काम तो किया नहीं था। अरे माफ़ करना, क्या करूं, बेटे को तो समझा बुझाकर छोड़ आए, पर खुद के मन को समझाना हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम लग रहा है। महेंद्र की आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। ऐसा नहीं था कि पूनम महेंद्र की भावनाओं से अनजान थी, बल्कि इस समय तो सिर्फ वो ही थी जो उसके मन को अच्छी तरह से समझ सकती थी। आखिर दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। वो तो बस महेंद्र को थोड़ी सी नाराज़गी दिखा रही थी। कौन पत्नी होगी जो अपने पति के इग्नोर करने पर रूठेगी भी नहीं। अरे भाई, आप बेटे से ध्यान हटाकर अपनी पत्नी की भी कुछ सुन लीजिए। पूनम ने महेंद्र की चिंता को दूर करने के लिए माहौल को कुछ हल्का करने का प्रयास किया। घर 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 की आवाज़ के साथ अचानक गाड़ी कुछ अजीब सी आवाज़ करने के साथ साथ रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रुक गई? महेंद्र ने पूछा। पता नहीं साहब, सामने सड़क पर कुछ बड़ा सा बोरा पड़ा है, इसलिए मुझे अचानक ब्रेक लगाने पड़े। देखो जरा क्या है, महेंद्र ने ड्राइवर से कहा। तो पूनम घबराते हुए बोली, यहाँ गाड़ी से मत उतरिए, सुनसान रास्ता है, क्या पता किसी की कोई चाल हो। सकरी सी सड़क एक तरफा थी जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी, एकदम सुनसान। तुम भी कमाल करती हो, देखो ना सारी सड़क घिरी हुई है, गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है, और फिर ऐसे डर कर भी कहीं काम चलता है भला। कहते कहते महेंद्र जी गाड़ी से नीचे उतर गए। पूनम उस जगह को देखकर डर रही थी। वो भगवान का नाम लेने लगी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगी। जब कहीं कोई हलचल नहीं हुई तो बोरे की तरफ बढ़े। महेंद्र ने ड्राइवर को बोरे रास्ते से हटाने को कहा। ड्राइवर ने बोरे को साइड करने का प्रयास किया, पर नाकामयाब रहा, क्योंकि बोरा बहुत ही भारी था। साहब, बोरा तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। पता नहीं कौन बीच रास्ते में बोरा रखकर चला गया। ड्राइवर, देखो क्या है इस बोरे में, महेंद्र ने कहा। ड्राइवर बोरा खोलने लगा। ये क्या है? थोड़ा सा बोरा खुलते ही एक हाथ बाहर निकला, जिसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। वो चौंक कर पीछे हटे। कहीं किसी ने इसकी हत्या तो नहीं की? फिर थोड़ा अपने आप को स्थिर कर डरते डरते दोबारा बोरा खोला। अरे, ये तो कोई बच्ची है। हे भगवान, किसने इसे बोरे में बंद कर बीच रास्ते में फेंक दिया है? पूनम अपने कान पर हाथ लगाते हुए आश्चर्य से कह रही थी। ड्राइवर और महेंद्र भी हैरान थे और झाड़ियों की ओर देख रहे थे, शायद कोई हो। तभी अचानक जिस ओर उनकी पीठ थी, उस ओर की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। कौन है? कौन है वहाँ? ड्राइवर तेजी से झाड़ी की ओर बढ़ा। एक साया झाड़ी के रास्ते की ओर जाकर जंगल में कहीं गुम सा हो गया, जिसे वहां मौजूद तीनों लोगों में से कोई नहीं देख पाया। घनी झाड़ियों के कारण ना ही ये समझ पाए कि वो था क्या। लगता है कोई जंगली जानवर होगा, हमारी आवाज़ से भाग गया, महेंद्र बोले। अच्छा हुआ हम आ गए, नहीं तो पता नहीं इस बच्ची को का क्या होता। पूनम ने भी समर्थन किया। ड्राइवर, इस बच्ची को बोरे से बाहर तो निकालो, और हाँ, इसकी धड़कन देखो, क्या पता जिंदा हो, पूनम ने आगे कहा। ओह, ये तो हम भूल ही गए। ड्राइवर ने लड़की को बाहर निकाला और उसकी सांसें चेक की और पूरे शरीर को गौर से देखा। हाँ साहब, सब कुछ ठीक है, सांसें भी बराबर चल रही हैं।
और ये देखिए बोरे में छेद हैं, जिससे उसे आसानी से सांस आ रही थी। और साहब, शरीर पर किसी भी तरीके का कोई निशान भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आया मामला क्या है। देखने में लड़की सही सलामत है, बेहोश है बस। महेंद्र के कहने पर पहले तो ड्राइवर ने लड़की को बाहर निकाल चुका था। 10-11 साल की एक सांवली सी बच्ची थी। उसके तन पर लहंगा चोली था और सर पर दुपट्टा पीछे की तरफ बांध रखा था। देखने में किसी कबीले की बच्ची सी लगती थी, लेकिन ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ गांव में भी ऐसी वेशभूषा का चलन था। ड्राइवर ने बच्ची के मुंह पर कई बार पानी के छींटे मारे, पर उनसे उसे कोई असर ना हुआ। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे इस नन्ही बच्ची को अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकते, और अंधेरा भी गहराता जा रहा है। जंगली जानवरों का डर अलग। महेंद्र ने चिंता प्रकट की। ऐसा करते हैं, इसे साथ ले चलिए। रास्ते में कोई हॉस्पिटल मिलेगा तो वहां दिखा भी देंगे। पूनम ने अंधेरे और सुनसान रास्ते और किसी जानवर के डर के कारण घबराते हुए राय प्रकट की। हाँ, ये सही रहेगा, और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करवा देंगे। महेंद्र ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बात करी। ड्राइवर और महेंद्र ने मिलकर बच्ची को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया, और ड्राइवर स्वयं उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। महेंद्र ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, और पूनम भी चिंतित सी उसकी बगल में बैठ गई। रास्ते में उन्हें कोई हॉस्पिटल नहीं दिखा। वैसे भी ऐसे सुनसान जंगल के रास्ते में कौन हॉस्पिटल बनाता। महेंद्र को तो इस रास्ते का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ड्राइवर 1-2 बार आया था, पर हॉस्पिटल की जानकारी उसे भी नहीं थी। समय की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने उस बच्ची को साथ ले जाना ही उचित समझा। उधर हॉस्पिटल में पंकज अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। पंकज, तुझे फुटबॉल खेलना आता है? दीपक पूछ रहा था। पंकज दीपक की बात का जवाब भी नहीं दे पाया था कि जीतू ने भी सवाल कर दिया, और तुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता है? अरे भाई, एक एक करके पूछो। मुझे दोनों ही गेम अच्छे से आते हैं। मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। पंकज खुद को किसी लीडर से कम नहीं समझ रहे थे। ट्रेन 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 उनके कमरे के बाहर की रिंग बज उठी। चलो चलो, डिनर का टाइम हो गया है। रिंग सुनते ही दीपक और जीतू दोनों उठ खड़े हुए। डिनर के कुछ देर बाद तीनों आकर सोने के लिए लेट गए। आज पंकज की आंखों में नींद कोसों दूर थी। आज तक वो अपनी माँ से चिपककर ही सोया था, और आज यहाँ अकेले सोना पड़ रहा था। आंखों में आंसू निकल रहे थे। रह रहकर उसे घर की याद सता रही थी। जीतू और दीपक मजे से घोड़े बेचकर सो रहे थे। उन्हें यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। शायद इसीलिए अब वो आदी हो चुके थे। मुझे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यही सोचते सोचते और अपने मम्मी पापा की याद में रोते रोते पंकज भी नींद के आगोश में समा गया। इधर महेंद्र जी अपने घर आ चुके थे। रास्ते में रात के कारण कोई हॉस्पिटल खुला नहीं था, तो वो लड़की को अपने साथ ही ले आए थे। लड़की को लेटाकर महेंद्र जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया। रात को ही डॉक्टर को उन्होंने अपने घर पर बुला लिया था। मेरे ख्याल से ये बच्ची किसी डर की वजह से बेहोश है, और बाकी सच तो इसके होश में आने के बाद ही पता लग पाएगा, डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया। वैसे तो सब ठीक है ना डॉक्टर? कोई चिंता की बात तो नहीं? कोई रेप वगैरह तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, सब कुछ नॉर्मल है जमींदार साहब, परेशान मत होइए। डॉक्टर की बात सुनकर महेंद्र और पूनम की जान में जान आई। उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया। ऐसा करते हैं, इसको होश में आने का इंतजार करते हैं, सुबह देखेंगे, पूनम ने कहा। अब दोनों काफ़ी थक चुके थे, और बेटे के बिना घर भी सुना सुना लग रहा था। तो पूनम भी पंकज की याद में खुद के आंसुओं को ना रोक सकी। सुबह हुई। पूनम और महेंद्र नाश्ता कर रहे थे, तभी नौकर ने आकर बताया कि उस बच्ची को होश आ गया है। दोनों तेजी से उस कमरे की ओर बढ़े। बच्ची उस अनजान जगह को घूर घूर कर देख रही थी। महेंद्र और पूनम को देखकर वो बिस्तर के एक कोने पर सिकुड़ कर बैठ गई, मानो उनसे छुपने की कोशिश कर रही हो, पर वो कोशिश नाकाम थी। महेंद्र ने अपनी पत्नी को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो उस बच्ची के पास पलंग पर बैठ गई, और प्यार से बोली, डरो मत बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो।
कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। नौकर से उसके लिए नाश्ता लेने के लिए कहा और लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो उन्हें एकटक यूं ही देखती रही। लग रहा है ये हमारी भाषा समझ नहीं पा रही। महेंद्र ने आशंका जताई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पूनम ने फिर से पूछा। बच्ची कुछ न बोली। पता नहीं इसे हमारी बात तो समझ में भी आ रही है या नहीं। डॉक्टर को बुलाकर इसका दोबारा चेकअप करवाया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो किसी डर की वजह से अपनी याददाश्त भूल चुकी है। शायद इसी वजह से अपनी आवाज़ भी खो चुकी है। ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। महेंद्र और पूनम ने पुलिस में भी सूचित कर दिया। सुनिए, ऐसा करते हैं, जब तक इसके परिवार का पता नहीं लगता हम इसे अपने साथ रख लेते हैं। पूनम की बेटी की चाहत जाग रही थी। वो चाहती थी कि वो एक बेटी की माँ भी बने, पर पंकज के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए कि उसके बाद दोबारा माँ बनने के चांसेस ख़त्म हो गए। ठीक है, महेंद्र को भी उसकी भावनाओं का पता था, इसलिए उन्होंने मना तो नहीं किया, पर उन्हें डर था कि कहीं ज़्यादा लगाव पूनम को भारी ना पड़े। अभी महेंद्र और पूनम बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर की खिड़की पर सरसराहट सी हुई, मानो कोई बहुत तेजी से पीछे पलटकर भागा हो। कौन है? कौन है वहाँ? महेंद्र ने भी बिजली की गति से दौड़कर खिड़की खोली। लगा तो कोई था, पर कोई दिखाई नहीं दिया। शायद हमारा वहम था, खिड़की हवा से हिली होगी, महेंद्र बोले। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा ने ऐसे कहा मानो कोई राज खोलने वाली हो। महेंद्र ने पूजा को आश्चर्य से देखा, क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल अनजान थे। जिस दिन हम इस लड़की को लेकर आए थे, उस दिन से ही मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की पर है, पर जब भी देखती हूँ तो कोई नहीं होता। अब आप ही बताइए, हम दोनों को एक सा वहम कैसे हो सकता है? बात तो पूनम की सही थी। खैर, सब भूलकर उन्होंने बच्ची का रुख किया। जब तक बच्ची के घर बार का पता नहीं चलता, उन्होंने उसे अपने पास रखने की परमिशन ले ली। अब बच्ची को पुकारने के लिए किसी नाम की आवश्यकता थी, पर बच्ची कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थी, या उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। पूनम ने उसका नाम खुशी रख दिया। खुशी मुंह से तो कुछ नहीं बोलती थी, पर उसकी काली काली बड़ी बड़ी आंखें ऐसा लगता हर पल कुछ कहती रहती हैं। इसी तरह 2 महीने बीत गए। पुलिस खुशी के परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी। पूनम को अब खुशी से लगाव हो गया था। पूनम उसे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, पर वो स्कूल जाने को राजी न हुई, तो पूनम उसे घर पर ही पढ़ाने लगी। धीरे धीरे पूनम को उसके इशारों की भाषा समझ आने लगी थी। वह उससे इशारे में ही बातें किया करती। महेंद्र जी को तो कुछ समझ में नहीं आता था कि दोनों इशारों ही इशारों में क्या बातें करती रहती हैं, पर इन सब में पूनम को आदत हो गई थी। खुशी के कहने पर उन्होंने उसे 2-4 लहंगा चुनरी और बनवा दिए थे, जिन्हें वह बड़े शौक से पहनती। कोई और कपड़ा उसे भाता न था। कुछ ही दिनों में वो घर के सारे काम अच्छी तरह से सीख गई और पूनम के साथ घुल मिलकर खुश रहने लगी। महेंद्र भी बाहर से आते तो उन्हें पानी देती, चाय देती, या उनका कोई भी काम भाग भाग कर करती। धीरे धीरे पूनम के साथ साथ वो महेंद्र की भी चहेती हो गई थी। पंकज स्कूल की छुट्टियों में घर आया हुआ था। वो भी खुशी से मिलकर बहुत खुश था। उसे खुशी के रूप में एक दोस्त जो मिल गया था। गूंगी खुशी, गूंगी खुशी। पंकज खुशी को चिढ़ा रहा था, पर वो पंकज की बात का जरा भी बुरा न मानती थी। पंकज बेटा, ये गलत बात है। किसी की शारीरिक अक्षमता का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तू ऐसे बातें करेगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। पूनम ने उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सॉरी मम्मी। पंकज उन्हें कान पकड़कर मासूमियत से सॉरी कहता तो पूनम हंस देती। एक दिन आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे आज इंद्रदेव पूरे जोर शोर से दुनिया पर मेहरबान होने वाले हैं। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ। इस सुहाने मौसम के बीच पंकज की सहमी हुई सी आवाज़ आई। पंकज की आवाज़ से पूनम एकदम से घबराकर बाहर की ओर भागी। पंकज गार्डन में खड़ा था और आंखें बंद करके जोर जोर से मम्मी मम्मी पुकार रहा था। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पूनम ने भी घबरा कर पंकज से पूछा।
पंकज बिना कुछ बोले नीचे की तरफ इशारा करने लगा। पूनम ने देखा कि वहाँ खुशी बैठी खेल रही थी। पूनम की कुछ समझ में नहीं आया। सांप मम्मी, सांप मेरे पैरों में। पूनम ने नीचे देखा तो वह भी डर गई। खुशी बैठी एक सांप के बच्चे के साथ खेल रही थी। खुशी बार बार सांप को उठाती और सांप फिसल कर उसके हाथ से छूट जाता। सांप का बच्चा करीब 1.5 से 2 फुट का होगा। पूनम चिल्लाई, खुशी बेटा इसे हाथ मत लगाओ, खा जाएगा। जल्दी से दूर हटो, मैं लकड़ी लेकर आती हूँ इसे मारने के लिए। तभी पंकज चिल्लाया, मम्मी नीचे मेरे पैरों में है सांप, पहले उसे हटाओ। पंकज की पैरों की तरफ देखकर पूनम को हंसी आ गई। पंकज आंखें खोलो बेटा, डरो मत, नीचे देखो। मम्मी की आवाज से पंकज को हिम्मत मिली और उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर नीचे देखा। जिसे वो सांप समझ रहा था वो घास थी जो गार्डन में भागते समय उसके पैरों से लिपट गई थी, और जो सांप उसने देखा था उससे खुशी खेल रही थी। पूनम डंडा लेने के लिए मुड़ी तो खुशी ने उसे रोक लिया और इशारे में बताया कि खाता नहीं है यह, इसे मारने की जरूरत नहीं है। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। पूनम ने पंकज और खुशी का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ भागी। उसके जाते ही एक साया सबकी नजरें बचाकर गेट के बाहर निकल गया। पंकज का हॉस्टल जाने का समय आता तो खुशी कुछ उदास सी हो जाती, लेकिन खुशी के कारण पूनम और महेंद्र की उदासी कम हो जाती, क्योंकि खुशी से उनकी बेटी की कमी जो पूरी हो रही थी। ये क्रम यूं ही चलता रहा। खुशी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और खुशी महेंद्र और पूनम के साए में पलकर अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। पंकज स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया। अब उसके फाइनल एग्जाम हो गए थे। जीतू और दीपक से उसकी दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती रही थी। इसी दोस्ती का वास्ता देकर एग्जाम के बाद पंकज ने उन दोनों को कुछ दिन अपने घर रुकने का न्योता दे दिया था, क्योंकि उन दोनों के रिश्तेदार जो गांव में रहते थे वो अब शहर में शिफ्ट हो चुके थे। मम्मा, जीतू और दीपक आते ही होंगे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पंकज ने पूनम से कहा। और साथ ही साथ उसने खुशी को भी छेड़ा। और गूंगी, जरा अच्छे से तैयार हो जाना, मेरी नाक मत कटवा दियो मेरे दोस्तों के सामने, समझी या नहीं? बेटा, क्या कहा था मैंने? तू खुशी को गूंगी कहना छोड़ेगा या नहीं? पंकज ने कान पकड़कर सॉरी कहा। पंकज की बात सुनकर खुशी ने बनावटी गुस्से के साथ अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से उसे घूरा। अभी कोई कुछ और कहता उससे पहले जीतू और दीपक ने घर में प्रवेश किया। अरे यार, ये अच्छा किया तूने, हमें लेने ड्राइवर को भेज दिया। यार ये गांव काफ़ी बदल गया है, दीपक ने कहा तो जीतू ने भी उसका समर्थन किया। दोनों ने पूनम के पैर छुए। इतनी देर में खुशी पानी ले आई। ट्रे में से गिलास उठाते हुए दीपक की नज़र खुशी पर पड़ी तो वो तो जैसे पलक झपकाना ही भूल गया। दरमियाना कद, गठा हुआ बदन, ठोड़ी पर 3 काले तिल, इस पर सबसे आकर्षक काली काली कजरारी आंखें और चिकना सांवला रंग जो गोरे रंग से भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था, जो किसी को भी मदहोश कर देने के लिए काफ़ी था। और उस पर उसका लहंगा चुन्नी का पहनावा और लंबे काले बालों की 2 गुथी हुई सीने पर लहराती हुई चोटियां। यूं लग रहा था मानो अपनी अदाओं से जैसे जान ही ले लेगी। जीतू भी उसे निहार रहा था। पंकज उन दोनों की मन स्थिति से बेखबर उन्हें कोई किस्सा सुना रहा था। खुशी को शायद एहसास हो चुका था तो वो गिलास वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। आज पंकज ने दीपक और जीतू के साथ तालाब पर घूमने का प्रोग्राम बनाया। तालाब के किनारे शंकर जी का प्रसिद्ध मंदिर था, जिसकी दूर दूर तक अन्य गांव में भी बहुत मान्यता थी। सावन के महीने में मंदिर का विशेष महत्व था। वहां मेला लगा रहता था। लोग पहले तालाब में स्नान करते और फिर मंदिर जाकर अपनी मन्नत का धागा बांधकर भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करते। अभी सावन बीता ही था, इसलिए मंदिर में बस इक्का दुक्का लोग ही थे। पांचों लोग आकर तालाब किनारे बैठ गए। वो पूनम भी इस बार सावन में मंदिर नहीं आ पाई थी तो अब ही आ गई और अपने साथ खुशी को भी ले आई। खुशी, लो ये दीपक और जीतू का प्रसाद है, उन्हें दे देना, पूनम ने प्रसाद की दुकान पर खड़े खड़े कहा। ए ऊ आ, खुशी ने इशारे से अपने हाथ हिला हिलाकर मना कर दिया।
पूनम समझ गई कि अभी वह हाथ धोकर आएगी तब प्रसाद का दोना छुएगी। उसके हाथ धोने तक वही स्वयं ही उन दोनों को प्रसाद पकड़ा आई। खुशी पंकज के सब काम जितने भाग भाग कर करती थी, दीपक और जित्तू से उतनी ही दूरी बनाकर रखती थी। सभी लोग मंदिर की ओर चले। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर था। उसके आसपास का वातावरण भी बहुत ही मनमोहक था। वहाँ अन्य पशु पक्षियों के अलावा मोर भी बहुत थे। मोर वहाँ का विशेष आकर्षण थे। हालांकि लोगों को देख वो डर से इधर उधर छिप जाते थे, पर फिर भी सबको बहुत भाते थे। पहाड़ी पर फिसलन सी थी क्योंकि सुबह तेज बूंदाबांदी हो चुकी थी। इस समय तो धूप भी थी। बीच बीच में काली बदली छा जाया करती थी। वैसे भी भादों का महीना था। कभी भी बारिश पड़ जाती और कभी धूप निकल आती। पहाड़ी पर चढ़ते समय अचानक खुशी का पैर फिसला और वो लुढ़कने ही वाली थी कि पंकज के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। एकदम पंकज और खुशी की नजरें आपस में कुछ ऐसे टकराई कि खुशी की नज़र शर्मा कर झुक गई। ए ओ, कहाँ खो गई? अब संभल कर चलिए, नहीं तो सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाएगी। ये ले मेरा आशीर्वाद। पंकज ने उसके हाथ में कुछ रख कर उसकी मुट्ठी बंद कर दी। पंकज अपने हाथ की उंगली पर घास लपेटता हुआ चल रहा था। बार बार लपेटे जाने से उसने अंगूठी का आकार ले लिया था। वो ही उसने मजाक में खुशी की हथेली पर रख दिया था। उसे देख खुशी की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने होठों के पास लाकर उसे चूम लिया और अपने दिल से लगाकर भगवान के हाथ जोड़े। भगवान शंकर का मंदिर वहां से साफ दिख रहा था। खुशी की भावनाओं से बेखबर पंकज ने मजाक किया था और आगे बढ़ गया, पर एक जोड़ी आंखें उन्हें लगातार देख रही थी। खुशी खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी क्योंकि दीपक हर पल उसे अजीब सी नज़रों से देखता। कभी कोई सामान लेते देते वक्त उसका हाथ स्पर्श कर देता और नज़रों से तो वो उसके बदन का हर कोना कई बार छूता। खुशी मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी, परंतु मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। वो पंकज के मेहमान थे, इसलिए औपचारिकताएं भी निभानी पड़ती थी। जब भी असहज महसूस करती तो अरे कौन सा इन्हें हमेशा यहाँ रहना है, यही सोचकर सिर को झटका देती और सब भुलाकर काम में लग जाती। आखिर दीपक और जीतू के जाने का शुभ दिन भी आ गया। यार कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता, पंकज जाते वक्त उन दोनों से कह रहा था। पंकज उन्हें बस में बैठाकर वापस घर आ गया क्योंकि अब उनकी पढ़ाई तो पूरी हो गई थी और जमींदार महेंद्र और उनकी पत्नी पूनम चाहते थे कि अब उनके पास उनका बेटा उन्हीं के पास ही रहे। उम्र के साथ साथ उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गई थी। अब वो अपने इकलौते बेटे से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते थे। अगले दिन पंकज सो रहा था कि अचानक पूनम घबराई हुई सी आई और उसे जगाते हुए बोली, बेटा पंकज, उठ बेटा, खुशी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मम्मी, आप भी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। यहीं गांव में होगी, कहीं आ जाएगी। पंकज अलसाया हुआ सा बोला, नहीं बेटा, सारा गांव देख लिया, कहीं नहीं है। पूनम की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गांव में ढूंढने के बाद भी खुशी कहीं नहीं मिली। महेंद्र भी गांव के बाहर गए हुए थे। पूनम का रो रो कर बुरा हाल था। पंकज भी मायूस सा था। हालांकि वो खुशी के साथ ज़्यादा रहा नहीं था, परंतु लगाव तो था ही, और माँ के कारण ये लगाव कुछ ज़्यादा ही था। महेंद्र 2 दिन बाद आए तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई गई। पुलिस ने खुशी को बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई। उसके अचानक जाने का कारण भी समझ में नहीं आ रहा था, और कोई कारण हो तब तो समझ में आए। बहुत खोजने के बाद भी जब कोई सुराग न आया तो पुलिस भी ढीली पड़ गई। महेंद्र भी पंकज भी काफ़ी हद तक संभल चुके थे, परंतु पूनम ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब भी वो सदमे में थी। हर पल खुशी का इंतजार में उसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती थी। पर कहते हैं समय बड़े से बड़े घाव भर देता है। बीतता हुआ समय पहले दिन, फिर महीने और अब सालों में तब्दील हो चुका था।
अब मन में खुशी की जाने की कसक तो थी, पर फिर भी संतोष कर लिया था। समय बीतने के साथ महेंद्र और पूनम ने पंकज की शादी के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। एक लड़की पसंद भी आई। आज महेंद्र और पूनम की हवेली रोशनी से नहा रही थी। आज उनके जीवन में फिर से खुशियां दस्तक दे रही थी, पर किसी को पता नहीं था कि ये खुशियां बस पल भर की हैं। आज पंकज की सगाई थी। अपने ही स्तर का परिवार देखकर महेंद्र और पूनम ने पंकज का रिश्ता तय किया था। पंकज को भी लड़की बहुत पसंद थी। आज पंकज ने सफ़ेद एंटिक बर्फ की खूबसूरत शेरवानी और धोती पहन रखी थी। साथ में जयपुरी दुपट्टा गले में पड़ा था। उस पर मैचिंग मौजड़ी गजब ढा रही थी। पंकज लंबा खूबसूरत तो था ही, ऊपर से ऐसे कपड़े बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। पूनम तो उसकी नज़र उतारते नहीं थक रही थी। सभी तैयार थे, बस लड़की वालों का इंतजार था। मुहूर्त का समय हो गया। पंडित जी ने आवाज़ लगाई। तभी 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। लड़की वाले आ गए थे। लड़की भी खूबसूरती में पंकज की जोड़ की थी। जिसने पहली बार देखा देखता ही रह गया। सगाई की अंगूठियां हीरे जड़ित थी। मंगनी शुरू ही होने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे को पहनाने के लिए अंगूठियां उठा ली, परंतु अचानक ही पंकज की नज़र हॉल में लटके झूमर पर गई तो उसकी डर के मारे चीख निकल गई। पूनम और महेंद्र ने भी उधर देखा तो उनकी समझ में कुछ न आया। मम्मी पापा, वो पंकज ऊपर उंगली दिखाकर कुछ कहना चाह रहा था, पर उसके शब्द उसके गले में ही आकर अटक गए थे कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। अचानक उसने अंगूठी ऊपर की तरफ उछाल दी। सारे लोग हक्के बक्के से ये तमाशा देख रहे थे, पर पंकज उन सब से बेखबर बस ऊपर उंगली दिखाकर वो चिल्ला रहा था। एक साया जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, ये नज़ारा बाहर से देख रहा था। ये कहते कहते पंकज अचेत सा हो गया। ये घटना आज पहली बार थी, इसलिए महेंद्र और पूनम समझ नहीं पाए कि अचानक पंकज को क्या हो गया। पर वो क्या जानते थे कि अब पंकज की सगाई कभी नहीं हो पाएगी। महेंद्र और पूनम ने पंकज के लिए बहुत लड़कियां देखी, पर बात सगाई तक पहुंचती और पंकज को दौरा पड़ता। बात खत्म हो जाती, क्योंकि कोई भी लड़की वाला इस घटना के बाद पंकज से रिश्ता करने को तैयार नहीं होता। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि पंकज हमेशा सामान्य रहता, लेकिन सगाई वाले दिन ही पता नहीं उसे क्या हो जाता कि वो ऐसी अजीब अजीब हरकतें करता कि सगाई पूरी ही नहीं हो पाती। पहले तो पंकज कुछ बता ही नहीं पाता कि आखिर उसे ऐसा क्या दिखता है जिससे उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। पूनम और महेंद्र भी अचंभित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किसे दिखाएं, ये कोई बीमारी है या जादू टोना, क्योंकि डॉक्टर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि पंकज को होश में आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता था। आखिरकार उन्होंने पंकज को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने का फैसला किया। पंकज की दिमागी स्थिति हर तरह से सामान्य थी। टेस्ट में किसी भी प्रकार के विकार की कोई भी पुष्टि नहीं हुई। डॉक्टर ने उसे कुछ मल्टीविटामिन्स देकर घर भेज दिया। माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं। महेंद्र और पूनम ने हिम्मत नहीं हारी। जुगत लगाकर उन्होंने पंकज के लिए आखिरकार एक और रिश्ता ढूंढ लिया। पहले जिस घर में रिश्ता करना लोग अपने सौभाग्य समझते थे, अब पंकज की स्थिति के कारण लोग उस घर में रिश्ता करने से बच रहे थे। आखिरकार एक रिश्ता और मिला पंकज के लिए। वैसे ये रिश्ता पंकज के साथ पढ़ने वाली ही उसकी एक सहपाठिनी का था, जिसका नाम था पारुल। देखने में अच्छी और मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कारशील लड़की थी। पंकज को भी कोई आपत्ति न थी। पारुल, तुम मेरे बारे में जानती हो, फिर भी तुम मुझसे शादी करने को राजी हो गई? पंकज ने संकुचाते हुए पारुल से पूछा। पंकज, मैं आज तक तुमसे कह नहीं पाई, पर मैं तुम्हें कॉलेज के समय से पसंद करती हूँ। अगर तुम्हारे सामने ये स्थिति ना होती तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे तुम्हारे लिए चुनते? भगवान ने शायद तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए ही ये सब खेल रचा है। पारुल ने पंकज का हाथ पकड़कर आत्मविश्वास से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पंकज प्रत्युत्तर में उसके हाथ को हल्के से दबाकर मुस्कुरा दिया।
सगाई की तैयारियां आशंकाओं के बीच सही परंतु जोर शोर से होने लगी। आखिरकार वो शुभ दिन आ गया। महेंद्र और पूनम की तो परेशानी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। पारुल और पंकज कॉलेज के साथी हैं और पारुल अब उसी कॉलेज में अस्थायी रूप से पढ़ा रही थी, इसलिए उसकी सगाई में कॉलेज के भी काफ़ी सारे लोग शामिल हुए थे। जीतू और दीपक जो किसी कारणवश पंकज की पिछली किसी सगाई में नहीं आ पाए थे, आज वो दोनों भी उपस्थित थे। पारुल ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा और आसमानी रंग की चोली, साथ में मैचिंग दुपट्टा ले रखा था। उसके साथ महंगे सोने के जेवर पहन रखे थे जो पूनम ने उसे दिए थे। साधारण रूप रंग की पारुल भी गजब ढा रही थी। सगाई का मुहूर्त करीब आ रहा था। अंगूठी एक राजसी थाल में फूलों के बीच जगमगा रही थी। पंकज ने पारुल को पहनाने के लिए जैसे ही अंगूठी आगे बढ़ाई, अचानक अंगूठी उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो वो खुशी, वहाँ खुशी है। आज पंकज के मुंह से पहली बार खुशी का नाम निकला। अफरा तफरी सी मच गई। मेहमानों के लिए ये कोई नई बात न थी। दीपक और जीतू भी खुशी का नाम सुनकर कुछ सकपका गए। पारुल भी उस ओर आश्चर्य से देख रही थी। पंकज बेहोश हो गया। पूनम और महेंद्र यादों के जाल से बाहर आए। आज उनका 30 साल का बेटा उनकी नज़रों के सामने अचेत पड़ा था और वो दोनों मजबूर थे। लेकिन खुशी का नाम जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहे थे, आज फिर उनके जीवन में आ गया था। तभी पारुल, जीतू और दीपक ने कमरे में प्रवेश किया। पारुल ने कमरे में आते ही पूनम के कंधे पर हाथ रखा तो पूनम खुद को रोक न पाई और फपक फपक कर रो पड़ी। पता नहीं भगवान हमें किन कर्मों की सजा दे रहा है। आंटी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब मैं हूं ना आपके साथ। पंकज को कुछ नहीं होगा। फटाक बाहर से आवाज आई। शायद कोई चीज जोर से गिरी थी। ये आवाज तो खिड़की की तरफ से आई थी। महेंद्र कहते कहते खिड़की की तरफ भागे और उन्हें खिड़की खोल दी। खिड़की के पास रखा पोट गिरा पड़ा था और एक साया तेजी से गेट के बाहर निकल रहा था। ये तो वही साया है, पूनम बोली। पूनम और पारुल भी खिड़की तक जा पहुंचे थे। कौन? ये कौन है आंटी जी, और ऐसे छुप छुप कर हमारी बातें क्यों सुन रहा है? पारुल पूनम को देखते हुए आश्चर्य से बोली। ये तो मैं नहीं जानती, पर जिस दिन से खुशी हमारे घर आई है उस दिन से ये साया यहाँ नजर आ रहा है। पर आंटी, अब तो खुशी को गए हुए भी कई साल हो गए हैं। अगर इसका संबंध खुशी से है तब तो इसे चले जाना चाहिए। पता नहीं बेटा, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमने पता लगाने की कोशिश करी, बाहर बैठे गार्ड को भी कहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। ये साया पता नहीं कहाँ से आता है और कहाँ गुम हो जाता है। हम कुछ नहीं जानते, अब तो आदत सी पड़ गई है। अब की बार महेंद्र जी परेशान होकर बोले। हो सकता है इस गुमनाम साये का कोई चक्कर हो। अभी तक दीपक और जीतू जो अदृश्य से खड़े थे, उनमें से दीपक बोला। डर उन दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। शायद इस माहौल से उत्पन्न था। पंकज होश में आ गया था और उठकर बैठ भी गया था। बेटा, अब तू सही है। हालांकि ऐसा कई बार हो चुका था, परंतु माँ तो माँ ही होती है। मम्मी, कुछ ठीक नहीं है। आज मैंने खुशी को देखा। माँ, खुशी ही थी वो, पंकज ने बताया। बेटा, पर खुशी कहाँ थी? हमने तो कुछ नहीं देखा। सब आश्चर्य से बोले। मम्मी, खुशी ऊपर झूमर पर उल्टी लटक रही थी। उसके बाल खुले थे और आंखें गुस्से से लाल थी। मम्मी, वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। पंकज के स्वर में घबराहट थी। लेकिन बेटा, आज तक तो तुझे कुछ पता नहीं लगा था और आज तूने अचानक खुशी का नाम पुकारा और तुझे सब याद भी है। ऐसा कैसे हो गया? महेंद्र ने हैरान होकर पूछा। मैं बताती हूँ। इससे पहले पंकज कुछ बोलता, एक आवाज़ आई। पारुल, तुम कैसे जानती हो इस बारे में? पूनम ने आश्चर्य से पारुल से पूछा। आंटी जी, मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये किसी ऊपरी साये का चक्र है। अपनी बात की पुष्टि के लिए मैंने एक महाकाली के बहुत बड़े भक्त बाबा कालेश्वर से संपर्क किया। उन्होंने सुनते ही बता दिया कि ये आत्मा ही है।
बाबा भी अपनी दिव्य दृष्टि से उसे नहीं देख पाए। हाँ, इतना ज़रूर बताया कि वो एक बहुत ही दुखी आत्मा है और इसी कारण उसे अलौकिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। इसलिए वो जब तक ना चाहे कोई उसे नहीं देख सकता। बाबा ने एक ताबीज़ दिया जिससे पंकज को उस शक्ति की छवि साफ स्पष्ट होती, लेकिन ये कुछ पलों तक ही हो सकता था। अब पंकज उसे पहचान चुका है। हम कोशिश करेंगे कि वास्तविकता का पता लगा सकें, लेकिन खुशी आत्मा कैसे बन गई? हमें तो पता ही नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। महेंद्र जी ने कहा, यही बात तो हमें पता लगानी है। आज से हमारी अग्नि परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि हमें आत्मा का राज पता लगाना है, जो कि इतनी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर मेरा प्यार सच्चा है तो हम ये अवश्य कर लेंगे। पारुल पंकज के कंधों पर आत्मविश्वास से दबाते हुए बोली, हम तो कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। दीपक और जीतू एक साथ बोले, तुम अपने दोस्त को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर कैसे जा सकते हो? और फिर बाबा ने कहा था कि आत्मा को देखने के लिए उसे 5 लोगों के नाम के साथ बांधना होगा, जिसमें मैंने उसे तुम दोनों के नाम के साथ भी बंधवा दिया है। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर गए तो वो आत्मा तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, जिसकी जिम्मेदार तुम दोनों स्वयं होंगे। दीपक और जीतू के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। फिलहाल एक बार फिर से पारुल और पंकज की सगाई की तैयारियां होने लगी। इस बार सगाई की तैयारियां योजना के तहत की जा रही थी। उमंग और उल्लास के साथ साथ मन में एक अनजाना सा डर भी था। आज सुबह से दीपक और जीतू कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। महेंद्र बाहर से आते हुए पूनम से बोले, अरे गए होंगे इधर उधर, आ जाएंगे, चिंता मत करिए। पूनम ने कहा, और पंकज कहाँ है? वो भी तो कहीं उनके साथ तो नहीं गया है? अरे नहीं, वो तो पारुल के साथ बाबा के पास गया है। आज भगवान सब कुछ ठीक कर दे, बस पता नहीं क्या विपदा पड़ गई है हम पर। पूनम हाथ जोड़ते हुए बोली। शाम होने लगी थी। धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो गए थे। पारुल तैयार हो रही थी। बाहर से अंदर आने वाले हर खिड़की और हर दरवाजे पर एक सुरक्षा गार्ड रख दिया गया था, और ये कार्य इतने गुप्त तरीके से किया गया था कि किसी को इसकी भनक तक ना थी। इसका पता सिर्फ पारुल और महेंद्र जी को ही था। सगाई की अंगूठियां पारंपरिक तरीके से सजाकर लाई गई। पंकज और पारुल आमने सामने खड़े थे। तभी अचानक पंकज को लगा कि खुशी बाल खोले हुए गुस्से से उसे देख रही है। उसने ध्यान से आंखें मलमल कर देखा तो पारुल खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक उसे अपने कंधे पर भारीपन महसूस हुआ। देखा तो कंधे पर पैर लटकाकर खुशी बैठी थी। बहुत गुस्से में लग रही थी। पंकज ने चीखना चाहा, पर आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। कौन है, कौन है? बाहर से बहुत तेज आवाज़ आई। सभी लोग बाहर भागे। पंकज भी बाहर की ओर लपका। बाहर का दृश्य देखकर पंकज हैरान रह गया। बाहर एक कंबल ओढ़े व्यक्ति को गार्ड ने पकड़ रखा था। परेशान मत होइए, ये इंतजाम मैंने और अंकल जी ने करवाया है। पारुल ने सबकी उलझन दूर करी। देखो कौन है ये, इतने सालों से हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। पूनम ने महेंद्र जी से कहा, सब दूर हट जाओ, कहीं इसके पास कोई हथियार ना हो। महेंद्र ने सबको सचेत किया और आगे बढ़कर उसका कंबल खींचा। कंबल हटते ही सब हैरान रह गए। वो एक बूढ़ी औरत थी। कंबल के पीछे उस बूढ़ी औरत को देखकर सब हैरान रह गए। जिस साये से वो किसी अनहोनी की उम्मीद कर रहे थे, क्या वो ये बूढ़ी औरत थी? नहीं नहीं, ये बूढ़ी लाचार औरत किसी का अहित नहीं कर सकती। पूनम के मन में बार बार यही विचार आ रहे थे। तुम कौन हो और ये साया बनकर हमारे घर के आसपास क्यों घूमती रहती हो? महेंद्र जी उससे पूछ रहे थे, पर वो ऐसे टुकुर टुकुर देख रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। महेंद्र परेशान होकर बोले, क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ये पूछते हुए महेंद्र ने उसका कंधा झंझोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक वो औरत बिजली की तेजी से घूमी और उसने अपने लहंगे में छुपाया हुआ खंजर निकाल लिया और उसे महेंद्र के सामने कर दिया। कमाल की फुर्ती थी। इतनी देर में तो वहां खड़े लोगों में से कोई अपनी पलक तक ना झपका पाया था, और उस बूढ़ी और कमजोर सी दिखने वाली औरत ने उन पर खंजर तान दिया था। सभी छिटक कर दूर हट गए।
वातावरण में शांति छा गई। चलिए सब लोग अपना अपना काम करिए, सगाई का समय हो रहा है। यहाँ भीड़ लगाकर मत खड़े रहिए। पूनम ने वहाँ एकत्रित भीड़ को हटाने के मकसद से कहा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत इतनी भीड़ देखकर शम को असहज महसूस कर रही थी। भीड़ के डर के साथ महेंद्र के सवाल ने उसे और ज़्यादा भयभीत कर दिया था, इसलिए शायद उसने खंजर निकाल लिया था। भीड़ छूटने के बाद पूनम और महेंद्र ने सोचा कि अब तसल्ली से उससे बातचीत करते हैं। पर ये क्या, भीड़ के साथ वो औरत भी नदारद थी। एकदम से वो सब कुछ जीत कर भी हार गई। पता नहीं उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी थी। पारुल, पारुल कहाँ है? पूनम ने इधर उधर देखते हुए पूछा। पारुल भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। महेंद्र ने भी नजरें दौड़ाई, पर पारुल भी गायब थी। दोनों किसी से क्या कहते चुपचाप हारे हुए खिलाड़ियों की तरह घर के अंदर की ओर बढ़ गए। अभी वो पूरी तरह अंदर पहुंचे भी न पाए थे कि उन्हें पीछे से आवाज आई, सुनिए। महेंद्र और पूनम चौंक कर एक साथ पीछे मुड़े। देखते हैं उन दोनों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। पारुल उसी बूढ़ी औरत के साथ थी और साथ में कोई बाबा भी थे। ये कौन है पारुल बेटा? अंकल जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, पर यहाँ खड़े रहकर नहीं। पहले आप मेरे साथ अंदर चलिए। हाँ, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। महेंद्र की बेसब्री बढ़ रही थी। पूनम का भी यही हाल था। आखिर इतने सालों का राज जो खुलने वाला था। दोनों पति पत्नी ने एक पल भी गवाए बिना अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। 1 मिनट रुकिए, पारुल ने अचानक सबको रोक दिया। आगे के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। सबकी नज़रें हम पर पड़ेंगी, कोई भी कुछ पूछ सकता है, और अभी हमें सारी बातें गुप्त रखनी है। इसलिए ऐसा करते हैं, पीछे के रास्ते से चलते हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो, महेंद्र ने भी सहमति से कहा। सभी लोग पीछे के रास्ते से हवेली के अंदर वाले कमरे में पहुंच गए। आंटी जी, अंकल जी, ये बाबा कालेश्वर हैं। पंकज कहाँ है? बाबा कालेश्वर से पूनम को पंकज का ख्याल आया, क्योंकि वो भी पारुल के साथ बाबा के पास गया था। परेशान मत होइए आंटी जी, वो अभी पूजा में है। सगाई शुरू होने से पहले वो आ जाएगा। पारुल, ये बताओ बेटा, ये तुम बाबा को साथ क्यों लाई हो? पूनम ने पूछा। इस बात का जवाब आपको अभी मिल जाएगा, जब आपको इस बूढ़ी औरत की असलियत पता चलेगी। पारुल यकीन से बोली। बताओ तुम कौन हो और हमें चोरी छुपे क्यों देखती रहती हो? बूढ़ी औरत समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई चांस उसके पास नहीं है। पहले आप सबको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, बूढ़ी औरत बोली। हमारे पास तुम्हारी कहानियों को सुनने का समय नहीं है। जो कहना है साफ शब्दों में कहो। महेंद्र गुस्से में बोले। पूरी बात सुनकर ही आप जान पाएंगे कि असलियत क्या है, और मैंने जो भी किया है वो मेरी मजबूरी थी, इसलिए कृपया आप मेरी बात सुन लीजिए। वो औरत गिड़गिड़ाते हुए बोली। हालांकि समय का अभाव था, किंतु इतने साल पुराने राज को जानने की जिज्ञासा भी थी। एक बंजारों का कबीला था। बंजारे यहाँ जहाँ घूमते रहते और तरह तरह के खेल करतब दिखाकर अपनी आजीविका चलाते थे। उसी कबीले में गौतम का परिवार भी था। गौतम एक तांत्रिक था। उसकी पत्नी सुरती एक सीधी सादी औरत थी, परंतु गौतम बहुत चालाक था। वो किसी भी तरह से अलौकिक शक्तियों का स्वामी बनना चाहता था। इसके लिए वो बच्चों के रक्त का प्रयोग तंत्र साधना की पूजा के वक्त करता था, जिसमें वो बारी बारी से लड़के और लड़कियों का रक्त चढ़ाता था। बच्चों का ताज़ा रक्त जब तंत्र साधना में प्रयोग किया जाता, तो उसमें बच्चे बेहोश किए बिना ही एक नर खोपड़ी में रक्त भरा जाता, जिससे कई बार डर से या कई बार कमजोरी से बच्चों की मृत्यु तक हो जाती थी। पर गौतम तो अलौकिक शक्तियों के लालच में वहसी दरिंदा बन चुका था। उसने कबीले के बच्चों को भी अपना शिकार बना लिया। उसके लिए उसे कबीले से बाहर निकाल दिया। अब बच्चे मिलने का काम मुश्किल हो गया था। इधर उधर से बच्चे उठाना इतना आसान काम ना था। तो उसने मन में एक उपाय आया। उसने अपनी पत्नी पर बच्चों के लिए दबाव डाला, और जब बेटी पैदा हुई तो उसने खूब जश्न मनाया। पर सुरती जानती थी कि ये बर्बादी का जश्न है। अब वो बेटी के बड़े होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि रक्त चढ़ाने के लिए बच्चे की उम्र का
9 वर्ष होना आवश्यक था। जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी वैसे वैसे श्रुति की चिंता भी बढ़ रही थी। छोटी, बेटा खाना खाकर सो जा, तेरे बाबा के आने का समय हो चला है। सुरती अपनी बेटी छोटी को गौतम से दूर ही रखती थी। एक दिन सुरती को पता लगा कि गौतम छोटी का सिर्फ खून ही नहीं चढ़ाएगा बल्कि उसकी बलि देगा, जिससे आत्मा उसकी गुलाम बन जाएगी। फिर उससे वो कोई भी काम आसानी से करा सकता है। छोटी बचपन से ही गूंगी थी। सुरती को छोटी की चिंता खाई जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसकी जान बचाए। अचानक उसके मन में एक उपाय आया। उसने छोटी को एक ऐसी जड़ी खिलाई जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई और होश में आने पर वो अपनी याददाश्त भूल जाती। फिर छोटी को एक बोरे में छेद करके उसमें बंद कर दिया, जिससे उसे सांस भी आती रहे, और उस बोरे को बीच सड़क पर रखकर वहीं झाड़ियों में छुप गई। इतना कहने के बाद बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली। आगे का सब आप जानते हैं। आपकी खुशी ही मेरी छोटी थी। मैं तो बस अपनी बेटी को देखने यहाँ आती थी। क्या? महेंद्र और पूनम एक साथ बोले। पर अब तो खुशी यानी कि तुम्हारी छोटी भी यहाँ नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? छोटी आपके घर में क्या, इस दुनिया में ही नहीं है। मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ सुरक्षित समझती रही, पर ऐसा नहीं था। मेरी छोटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। मेरी बेजुबान बच्ची, सुरती ने रोते रोते हिचकियाँ लेने लगी। क्या हुआ खुशी के साथ? पूनम हैरान थी। मेरा मतलब है छोटी के साथ क्या हुआ? पूनम संभल कर बोली। पूनम और महेंद्र ये बात सुनकर एकदम अवाक से थे कि उनके घर में खुशी के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो तो लोगों के कहने से उनके मन में जरा फर्क आ गया था, नहीं तो वो दोनों खुशी को अपनी बेटी जैसा ही प्यार और मान देते थे। मैं बताता हूँ उस बच्ची के साथ क्या हुआ, बाबा कालेश्वर बोले। तो सब हैरान रह गए। बाबा आप कैसे जानते हैं? महेंद्र हाथ जोड़कर बाबा से बोले। पंकज खुशी की आत्मा को पहचान गया था, इसलिए जब बाबा पूजा में बैठे थे तब उन्होंने मुझसे खुशी के वस्त्र मांगे थे, जिससे आत्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। पारुल ने जवाब दिया। हाँ, उससे हमें पता लगा कि वो आत्मा दुखी होने के साथ साथ गर्भवती भी थी। बाबा कालेश्वर के कहते ही सबके मुंह एक साथ खुले के खुले रह गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पूनम ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। यही बात जानने के लिए तो आज हम यहाँ आए हैं, क्योंकि उस आत्मा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार ही कहीं आती जाती है, जबरदस्ती कोई उससे कुछ नहीं करा सकता, बाबा ने बताया। लेकिन बाबा, यहाँ कैसे पता लगेगा? महेंद्र के पूछने पर बाबा बोले, तुम्हारे पुत्र की सगाई से अवश्य उसका कोई ना कोई संबंध है, तभी वो सगाई में यहाँ अवश्य नजर आती है। आज भी ऐसा ही होगा, और पंकज जो पूजा कर रहा है उसके संपन्न होते ही वो आत्मा को स्पर्श करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि उस आत्मा को हमारे मंत्रों की शक्ति भी रोकने में असफल है। उसे कोई रोक सकता है तो वो बस पंकज ही है। हाँ, एक बात का हमें और शक है। वो क्या बाबा? ये भी हो सकता है कि वो आत्मा पहले से ही किसी के वश में है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हम क्या जानने निकले थे और क्या बातें सामने आ रही हैं। सच में मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पूनम रोते हुए महेंद्र से बोली। मम्मी, आओ, मत डरो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। पंकज भी पूजा खत्म करके आ गया था। पंकज, तूने तो कुछ नहीं किया? महेंद्र ने सीधे सीधे पूछा। पापा, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं बेटा, हमें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, पूनम गर्व से बोली। पर महेंद्र अब भी कसम में थे। दीपक और जीतू सुबह से नहीं दिख रहे थे। कहाँ है वो दोनों? महेंद्र अब उन दोनों का ध्यान आया। पंकज बेटा, वो तेरे साथ तो नहीं थे? पूनम ने पंकज से पूछा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। हो सकता है डर गए हों। हाँ, खैर जो भी हो, अब चलते हैं, मेहमान भी आते होंगे, महेंद्र ने कहा। हम यहीं रुकेंगे, बाबा ने कहा। बाबा की बात भी ठीक थी।
बाहर मेहमानों के बीच में बाबा का होना अजीब सा लगता। कई सवाल उठ सकते थे। सगाई का समय नज़दीक था। अंगूठियां आ चुकी थी। आज पंकज सतर्क था। पारुल भी इधर उधर देख रही थी। अभी पंकज ने अंगूठी पारुल की ओर बढ़ाई ही थी कि अचानक उसकी आंखें फैल गई और वो डर के मारे चीखा। आज खुशी बिल्कुल उसके सामने पीठ करके खड़ी थी और बिना मुड़े ही उसने अपना चेहरा पीछे घुमा लिया। एक तो पीठ की ओर चेहरा, ऊपर से आंखों के सफेद गोले बाहर लटके हुए और साथ में बाल खुले थे। पंकज चीखे बिना ना रह पाया। पंकज की चीख सुनकर बाबा कालेश्वर बाहर आ गए। पंकज बेटा, आत्मा पर वो पूजा के फूल और भभूत डाल दो। बाबा की आवाज़ सुनते ही पंकज ने अपने रुमाल में बंधे हुए फूल और भभूत खुशी पर डाल दी। डालते ही ऐसा लगा मानो खुशी को चोट लगी हो, क्योंकि उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए थे। पंकज को दुख का अनुभव हुआ। उसका हाथ रुक गया। पंकज को कमज़ोर पड़ता देख बाबा ने फिर कहा, बेटा कमज़ोर मत पड़ना, ये समय फिर नहीं आएगा। पंकज ने सारे फूल और भभूति खुशी पर डाल दी। ऐसा लग रहा था मानो वो आग में जल रही हो और वो सबको दिखाई देने लगी। बहुत से मेहमान डर के मारे भाग चुके थे और कुछ भागने की फिराक में थे। बाबा कालेश्वर मंत्र बुदबुदाते हुए अपनी चौकी जमा चुके थे। खुशी के चेहरे से डरावनापन की जगह डर ने ले ली थी। तभी बाबा कालेश्वर ने अभिमंत्रित जल खुशी की ओर उछाला। रुको, ये कहते कहते अचानक कोई बीच में आ गया। रुको, इस आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोगों ने उधर देखा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक और बाबा खुशी की आत्मा और बाबा कालेश्वर के बीच में आ चुका था। सत्यानाश, सत्यानाश, सब सत्यानाश कर दिया। बाबा कालेश्वर गुस्से में चिल्लाए, क्योंकि उनका फेंका हुआ जल आत्मा पर ना गिरकर उस बाबा के ऊपर चला गया था। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बाबा कालेश्वर ने गुस्से में उफनते हुए पूछा। अभी तक उस बाबा का चेहरा जटाओं में छिपा हुआ था। उस बाबा ने अपनी जटाएं हटाकर जैसे ही अपना चेहरा बाहर निकाला, सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। दो दो बाबा कालेश्वर, किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हर कोई अपनी आंखें मल मल कर पुष्टि कर रहा था, परंतु सच्चाई यही थी कि सबके सामने दो बाबा एक सी शक्ल के थे। सब लोग अभी इसी बात को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक पारुल जोर जोर से हंसने लगी और गायब हो गई। इतनी देर में पारुल के साथ आए बाबा का भी रूप बदल चुका था। अरे, ये तो गौतम है, सुरती चिल्लाई। इसका मतलब है कि ये गौतम रूप बदल कर आया था और उसके साथ आई पारुल बस आंखों का वहम थी। सुरती अब सब समझ गई थी। हाँ, असली बाबा कालेश्वर ये हैं और मैं हूँ असली पारुल। हमें इसने कैद कर दिया था। आंटी जी, जब वो बूढ़ी औरत पकड़ी गई थी तब मैं गायब हो गई थी। उसी समय गौतम ने अफरा तफरी मचने पर मुझे उठा लिया था और बाबा कालेश्वर को अपनी शक्तियों के प्रयोग से बांध दिया था। बेटा, तो तुम लोग कैसे छूट कर आए? पूनम और महेंद्र, जो अब तक हक्के बक्के से खड़े थे, एक साथ बोले। हमें इन्होंने आज़ाद कराया है। ये कहते हुए पारुल ने एक और उंगली उठा दी। वहाँ दीपक और जीतू खड़े थे। तुम दोनों, तुम तो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे थे, महेंद्र ने पूछा। तुम दोनों कहाँ से प्रकट हो गए? पंकज, जो अब तक दूर खड़ा था, वो उनके पास आकर पूछने लगा। मैं बताती हूँ, पहले तुम ये संभालो। पारुल ने आगे बढ़कर एक पुड़िया खोलकर उसमें से राख पंकज पर फेंकी। पंकज वहीं अचेत होकर गिर गया। मेरा बच्चा। पूनम उसकी ओर बढ़ी। रुक जाइए आंटी जी, ये हमारा पंकज नहीं है। ये तो इस बाबा गौतम का चेला है, जो पंकज का रूप धरकर हम सबको धोखा दे रहा है। क्या? फिर मेरा बच्चा कहाँ है? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। असली पंकज वहाँ आ चुका था। ये सब इस गौतम का फैलाया जाल था, बाबा कालेश्वर बोले। क्या बाबा? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब समझाता हूँ, पहले इस बच्ची को देख लूँ। बाबा कालेश्वर खुशी की आत्मा की तरफ मुड़े, जिसे गौतम ने पकड़ रखा था। छोड़ दे इसे दुष्ट तांत्रिक, बाबा कालेश्वर ने गौतम को ललकारा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। नहीं,
इसे मैं नहीं छोड़ने वाला, बहुत इंतज़ार किया है मैंने, अब कहीं नहीं जाने दूँगा। गौतम ने अपनी बात कहते-कहते अपने कमंडल से निकालकर सिंदूर खुशी पर डाल दिया और खुशी तुरंत गायब हो गई। क्या करा है तूने मेरी बच्ची के साथ? सुरती ने गौतम को झिंझोड़ कर पूछा। इतने में बाबा कालेश्वर ने तेजी के साथ गौतम को एक अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। ये सारा खेल इस गौतम का रचाया हुआ था। इसने सुरती का पीछा करके पता लगा लिया था कि खुशी का पालन पोषण यहाँ हो रहा है। पारुल ने कहा। दीपक और जीतू की बुरी नज़र खुशी पर थी। इसका भी गलत इस्तेमाल गौतम ने किया। जब दीपक और जीतू यहाँ रहने आए थे, तब जाते समय वो गांव से बाहर ना जाकर यहीं गांव में ही छुपकर बैठ गए थे, जिससे वो खुशी को उठा सके, और रात में खुशी को उठाकर भी ले गए। उस बेचारी बेजुबान को उठाना कोई भारी काम ना था, लेकिन हमने कुछ किया नहीं। दीपक और जीतू पारिल की बात को बीच में बोले। हमें तो इस बाबा ने रास्ते में ही रोक लिया था और डरा धमका कर खुशी को अपने ठिकाने पर ले गया। हम तो इसके बाद शहर चले गए और अब पंकज की सगाई पर ही दोबारा आए हैं। हाँ, ये दोनों सच कह रहे हैं। अपनी शक्तियाँ पाने की मद में ये इतना अंधा हो गया था कि इसने अपने चेले से पंकज का रूप रखवा कर उसकी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करवाए। जब वो गर्भवती हो गई तो उसे जलाकर मार डाला। मारने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसे संभाल कर रखा, जिससे उसकी आत्मा को अपने बस में रख सके। और इस जलील इंसान ने खुशी के मन में ये बात ठूंस ठूंस कर भर दी कि उसकी और पंकज की सगाई हो चुकी है। पंकज ने अनजाने में या मजाक में मंदिर जाते वक्त घास की जो अंगूठी खुशी को दी थी, उसे इसने खुशी के दिमाग में सगाई की अंगूठी कहकर भर दिया। और तो और अब ये पंकज को भी खुशी के हाथों मार डालना चाहता था, क्योंकि पंकज के परिवार ने खुशी को शरण दी थी और ये दुष्ट इसका बदला लेना चाहता था। इससे इसका वो बदला भी पूरा हो जाता और इसकी शक्तियाँ और भी बलशाली हो जाती। पारुल बोलते बोलते हिचकियाँ लेने लगी तो बाबा कालेश्वर बोले, जब कोई आत्मा बदला लेने पर आमादा हो जाती है तो वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं देखती। यही खुशी के साथ भी हुआ। वो अपनी हालत की जिम्मेदार पंकज को मानती रही, क्योंकि इस गौतम ने उसे और कुछ समझने ही नहीं दिया। इतने में बाबा कालेश्वर द्वारा बांधे गए गौतम ने अपने मंत्रों के प्रभाव और लगातार संघर्ष से खुद को आज़ाद कर लिया। इससे पहले बाबा कालेश्वर कुछ करते, वो आंखों से ओझल हो गया। लगता है अपने ठिकाने पर गया होगा, बाबा ने कहा। नहीं, हमें पता है ये कहाँ गया होगा। आज सुबह से ही इसने हम दोनों को वहाँ बुला लिया था। वहाँ एक पूजा चल रही थी। पारुल ने 5 लोगों के नाम के साथ उस आत्मा को बांधा था, जिसमें 2 हम भी थे। इसलिए इस बाबा ने हमारे साथ वो पूजा करी, जिससे आत्मा बंधन मुक्त हो जाए। जीतू ने बताया। बाबा कालेश्वर के साथ सभी उस स्थान पर पहुंचे। वहां गौतम तो नहीं मिला, पर खोजने पर खुशी का शव मिल गया। बाबा कालेश्वर ने शव रखकर पूजा प्रारंभ कर दी। तभी गौतम वहां आ गया। उसने अपनी शक्तियों के प्रभाव से खुशी का शव तीतर बितर कर यहाँ वहां फैला दिया। बाबा कालेश्वर ने पहले गौतम को काबू किया, फिर से पूजा प्रारंभ की। खुशी की आत्मा आई। वो बहुत बेचैन थी। पंकज ने सारी बात उसे बताई। शायद वो सब समझ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा कालेश्वर ने विधि पूर्वक शव का अंतिम संस्कार किया। खुशी यूं ही मूक चली गई और जाते जाते अपनी क्रोध की ज्वाला में गौतम को भी राख कर गई। शायद इससे ही उसे शांति मिली थी और दुनिया को गौतम जैसे धूर्त तांत्रिक से मुक्ति मिल गई थी। पंकज और पारुल दोनों की मंगनी भी संपन्न हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी रहस्यमयी मंगनी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।